जब कोई सिपाही शेखी बघारता था कि मैंने तो कुश्तों के पुश्ते लगा दिए और सबूत खाक भी नहीं पेश करता था, तो किसी को भी पूरी तरह यकीन नहीं आता था। आखिर ऐसे लोग भी तो होते ही थे जो करते थोड़ा और बताते बहुत थे। कटे हुए सर मौजूद होते थे तो सिपाही का कारनामा आंखों के सामने आ जाता था, और इस तरह कटे हुए सरों को गिनवाने का रिवाज चल निकला। हुक्मरान कासिम बेग ने धीरे से कहा, मैं कुछ अर्ज करूं? बाबर ने असबात में सर हिला दिया। कासिम बेग ने उसके करीब पहुंचकर चुपके से पूछा, इनाम के तौर पर तलवार दे दी जाए, आपको मंजूर है? बाबर के असलहा बरदार के पास उसके सोने के दस्ते वाली बगदादी तलवार भी मौजूद थी। बाबर ने उसे 2-1 बार कमर से लटकाया था, लेकिन फिर खोल के रख दी थी क्योंकि कुछ ज्यादा ही वजनी मालूम होती थी। इस बार वो इस तलवार को भी साथ लाया था जो असलहा बरदार की कमर से लटक रही थी। बाबर ने उस तलवार की तरफ देखा तो कासिम बेग ने उसके इरादे को भांप लिया। मोहतरम बेग, वजीर ने अहमद तंबल को मुखातिब करते हुए बाआवाज़े बुलंद कहा, दलेराना मुहिम से सुरखरू होकर आपका वापस लौटना हमारे हुक्मरान के लिए बाइस मुसर्रत है। आपने मिर्जा बाबर से अपनी दिली वफादारी का एक बार फिर सबूत दिया है। आलीजा और उनके सब दरबारी दुआगो हैं कि आपकी नेकनामी में इजाफा हो। औश में फातिहीन के एजाज में एक शानदार ज़ियाफत मुनक्किद की जाएगी और बहादुर सिपाहियों को इनामों किराम से नवाजा जाएगा। इस वक्त हमारे हुक्मरान आपको अपनी तिलाई दस्ते की तलवार अता कर रहे हैं। कासिम बेग ने असलहा बरदार से बगदादी तलवार लेकर अहमद तंबल की तरफ बढ़ाई। अहमद तंबल ने, जो अब भी घुटनों के बल बैठा हुआ था, तलवार को लेकर न्याम से 4 उंगल बाहर निकाला, इसका बोसा लिया और जज्बात की शिद्दत से मुर्तइश आवाज में बोला, आलीजा की सखावत को मैं मरते दम तक याद रखूंगा। कसम खाता हूं कि तमाम जिंदगी वफादारी के साथ आपकी खिदमत करता रहूंगा। उस रोज शाम को अंधेरा होते ही शहर के बाहर नस्ब सैकड़ों खैमों और शामियानों के सामने करनाओं और नक्कारों की आवाजें गूंजने लगी। मशालें रोशन की गईं, अलाव जलाए गए और शानदार ज़ियाफत शुरू हो गई। बेग, ओहदेदारान सल्तनत, लश्करी और शाही खिदमतगार, सारे के सारे लोग जिन्हें चगरगों की भेड़ों और घोड़ों से कुछ न कुछ फायदा पहुंचा था, खुशियां मना रहे थे। ज़ियाफत के सिलसिले में तमाम मुअज़्ज़िज़ व मुमताज़ अफराद बाबर के आलीशान शामियाने के नीचे इकट्ठा थे, जहां साजिंदे अपने लतीफ़ मौसीकी से और मगन्नी अपनी बेहतरीन नगमात से उनकी तफरीह का सामान फराहम कर रहे थे। बाबर शामियाने के अंदर एक बुलंद चबूतरे पर बैठा हुआ था, जिस पर पहुंचने के लिए 4 सुनहरी सीढ़ियां बनी हुई थीं। उसके नीचे दाहिनी जानिब अहमद तंबल मुअज़्ज़ज़ तरीन बेगों के दरमियान बैठा हुआ था। आज उसने फौजी लिबास की बजाय जरी का चोगा पहन रखा था। सर पर रुपहली दस्तार बंधी हुई थी और उसी रंग के पटके से बाबर की अता की हुई तिलाई दस्ते वाली तलवार लटक रही थी। उसे मुहिम की कामयाबी और शाही इनाम पर मुबारकबादें दी जा रही थी। अहमद तंबल को सबसे ज्यादा मुसर्रत कतलोग निगार खानुम और खानजादा बेगम की मुबारकबादों से हासिल हुई थी, जो उसके शामियाने में दाखिल होते ही मुबारकबाद देने वाले अव्वलीन अफराद में शामिल थीं। बाबर की माँ और बहन अहमद तंबल की कतार ही में उसकी तरफ कुछ मुड़ी हुई बैठी थीं और वो वक्तन फवक्तन कनखियों से उन्हें देख लेता था। खानजादा बेगम का शरीरा बदन और उसका कोसे कज़ा की तरह झिलमिलाता हुआ दिलकश सतरंगी रेशमी लिबास बेग को बेखुद किए दे रहे थे, उसकी सबसे शीरीं आरज़ुओं को तक़वियत पहुंचा रहे थे। नौजवान हुक्मरान की ज़ियाफ़तों में मैनोशी का चलन न था और ख़ुद बाबर ने भी उस वक्त तक जाम को कभी होंठों से नहीं लगाया था। कासिम बेग को शराब पसंद न थी और उसने ज़ियाफ़तों में बादानोशी को ममनू करार दिया था, लेकिन दूसरे बेगों ने मरहूम मिर्ज़ा उमर शेख के अहद की रंगीन महाफिल मै की याद में होशियारी के साथ बाबर से छुपाकर वजीर के इस हुक्म की खिलाफ वर्जी का फैसला किया। अली दोस्त बेग ने मुड़कर पीछे खड़े हुए शरबत जी को देखा और आंखों ही आंखों में अहमद तंबल की तरफ इशारा किया। शरबत जी इशारे का मफहूम समझकर मुस्कुराया और उसने चांदी की दूसरी सुराही से प्याला भर दिया। अहमद तंबल ने प्याला हाथ में लिया तो फौरन ही उसकी नाक में शराब की बू समा गई। पीजिए न बेग, दिली आरजू है कि समरकंद पर यलगार के दौरान आपको और भी ज्यादा कामयाबी नसीब हो, अली दोस्त बेग ने धीरे से कहा। अहमद तंबल ने इजहार तशक्कुर के तौर पर सर झुकाया और प्याला खाली करके दस्तरखान पर रखे हुए गोश्त की तरफ हाथ बढ़ाया। अब तो हमारे पास गोश्त का इतना ज्यादा जखीरा जमा हो गया है कि हमारे समरकंदो बुखारा पर काबिज होने के लिए काफी होगा, मखमूर अली दोस्त बेग ने बाआवाज़े बुलंद कहा ताकि सब सुन लें। हमें जल्द अज जल्द हमला करना चाहिए। बाबर पर बखूबी वाज़े था कि ये दौलत की हवस ही है जो बेगों को समरकंद पर चढ़ाई के लिए उकसा रही है। इस हवस को काबू में रखना पहले भी दुश्वार साबित होता था, लेकिन अब तो ये कोहिस्तानी दरिया के तुंदो तेज धारे जैसी हो गई थी। अब तो इसे कोई भी ताकत रोक नहीं सकती थी।
میرے عمارت فضل الدین تیز بہاؤ والے بورا سائے کے کنارے جس پر سبز و شاداب علاقے میں عارضی طور پر مقیم تھا وہ جنت جیسا خوبصورت تھا۔ گھر کے آگے ایک چھوٹا سا احاطہ واقع تھا جس میں ناشپاتی اور بہی کے کچھ درخت لگے ہوئے تھے اور جہاں وہ اکثر کام کیا کرتا تھا۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ احاطے کے گوشے میں سائبان تلے 2 گھوڑے بندھے ہوئے تھے جن میں پیشانی پر ستارے والا سیاہی مائل سرخ گھوڑا بابر کا عطا کیا ہوا تھا۔ فضل الدین کو شاہی میر عمارت مقرر کر دیا گیا تھا۔ اسے بابر کی مخصوص عنایات بھی حاصل تھیں اور یہ ایسی باتیں تھیں جن پر وہ شروع میں قلبی مسرت محسوس کر سکتا تھا۔ حکمران نے میر عمارت کے مشورے سے اندجان میں اگلے کئی برسوں کے دوران مدرسوں اور کتب خانوں کی تعمیر کا ایک منصوبہ مرتب کرایا تھا۔ اس سلسلے میں فضل الدین کی تجاویز منظور کر لی گئی تھیں اور یہ بھی کہہ دیا گیا تھا کہ جب وہ لشکر کشی کے سلسلے میں باہر جایا کرے گا تو تعمیری کاموں کی نگرانی خانزادہ بیگم کیا کرے گی اور میر عمارت کو عمارات کی تعمیر سے متعلق ساری تفصیلات شہزادی کے مشورے سے طے کرنی ہوں گی۔ فضل الدین مستقبل میں خانزادہ بیگم سے اپنی ملاقاتوں کا تصور کرتا تھا تو اس کے دل پر خوف سا طاری ہو جاتا تھا، پر ساتھ ہی ساتھ مسرت و راحت کی ایک شیریں کیفیت بھی محسوس ہوتی تھی۔ لیکن اسے گزشتہ روز ہی معلوم ہوا تھا کہ بابر ایک بار پھر سمرقند پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، جس کے لیے سلطنت کی ساری قوت و دولت درکار ہوگی اور عمارتوں کی تعمیر سے متعلق کام غیر متعین مدت کے لیے ملتوی کر دیے جائیں گے۔ اسے یہ فکر لاحق ہو گئی کہ اگر بابر سمرقند پر قابض نہ ہو سکے یا خدا نخواستہ انہیں شکست کا منہ دیکھنا پڑا تو کیا ہوگا۔ اس صورت میں تو خود اس کے سارے خوابوں کا چکنا چور ہو جانا یقینی ہے اور حکمراں کے سمرقند فتح کر لینے کا بھی تو کوئی مطلب ہوگا کہ وہ ماورن نہر کے فرما روا بن کر وہیں ٹھہر جائیں۔ تب کیا وہ فرغانہ کا پہلے ہی کی طرح خیال بھی رکھ سکیں گے؟ پہلے تو دارالحکومت کے حسن کو دوبالا کرنے پر توجہ مبذول کی جاتی ہے اور تب بھلا اندجان دارالحکومت بن بھی سکے گا؟ اس فانی اور ناپائیدار دنیا میں میر عمارت کے سارے کام اور منصوبے محض ریت کے تودوں کی سی حیثیت رکھتے تھے۔ فضل الدین علم ہندسہ کی ایک کتاب کے اوراق بے دلی کے ساتھ الٹ رہا تھا اور اس کی مزاجی کیفیت بری طرح چوپٹ ہو چکی تھی۔ اتنے میں گھر کے پھاٹک پر کسی نے دستک دی۔ سن رسیدہ ملازم جو سائبان کے نیچے چوبی بیلچے سے لید ہٹا رہا تھا پھاٹک کے پاس گیا اور وہاں سے برآمدے میں لوٹ کے کہا، کوئی آپ سے ملنے آیا ہے آقا؟ آخر یہ کوئی ہے کون؟ چیتھڑوں میں ملبوس ہے پر دیکھنے میں تندرست بانکا لگتا ہے، کہہ رہا ہے میں ان کا بھانجا ہوں۔ میں نے کہا کہ یہیں پھاٹک کے پاس انتظار کرو۔ بھانجا؟ ارے سنو سنو۔ فضل الدین نے اٹھ کر چرمی پتابے پہنے اور نیموا پھاٹک کے قریب گیا۔ پھٹا پرانا غبار آلود چوغا اور گھسے کٹے جوتے پہنے ہوئے ایک طویل قامت نوجوان بے حس و حرکت کھڑا ہوا تھا اور اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ فضل الدین کو اس کی آنکھوں اور مسکراہٹ بہت پہچانی سی لگی۔ مامو جان؟ نوجوان خود پر قابو نہ پا سکا اور فضل الدین کی طرف لپکا۔ طاہر، طاہر جان۔ میر عمارت نے اسے گلے لگا کر باہوں میں جکڑ لیا۔ زندہ ہے، ہر طرف کی موت کا منہ چڑھا رہا ہے، میرا بھانجا۔ اف، کتنی مشکل سے میں تجھے پہچان سکا، کتنے زیادہ بدل گئے ہو تم۔ لیکن تمہیں یہ ہوا کیا ہے؟ یہ نہ پوچھئے مامو جان۔ خیر ٹھیک ہے، آؤ اندر آؤ نا، بعد میں سب بتا دینا۔ اس ملاقات کے اولین لمحات ہی میں فضل الدین کو ساری باتیں یاد آ گئیں۔ نہیں، طاہر نے 3 سال قبل دنیا سے کوچ نہیں کیا تھا۔ سلطان احمد کے حملے کو ناکام بنا دینے والا یہ دلیر نوجوان خدا کے فضل و کرم سے زندہ بچ گیا تھا، اور وہ شیطان سمرقند کے سابق حکمران اور بدنام شیطان کا سپاہی یہ سمجھ کر کہ اس نے اپنے نیزے سے طاہر کا کام تمام کر دیا ہے گھر کے احاطے سے نکل گیا تھا۔ بیچاری میری ہمشیرہ، فضل الدین نے سوچا۔ لہو لوہان طاہر کو اوندھے پڑے دیکھ کر یوں بے ہوش ہو گئی تھی کہ پھر ہوش میں آنا نصیب نہ ہوا۔ وہ خود طبیبوں کو بلا لایا تھا جس کے علاج کے 3 دن بعد طاہر کو ہوش آ گیا تھا۔ نیزے کے وار سے اس کا ایک پھیپھڑا بھی تو ضرور زخمی ہو گیا تھا، لیکن دل اور جگر کو کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا۔ طاہر اپنی نوجوانی اور طاقت کی بدولت دھیرے دھیرے صحت یاب ہو گیا تھا۔ رشتہ داروں اور ہمسایوں کا کہنا تھا کہ موت جو طاہر کو دنیا سے اٹھا لے جانے کے لیے آئی تھی، اس کی بجائے اس کی ماں کو اٹھا لے گئی۔ فضل الدین بہن کے فاتح چہلم کے بعد قبا سے چلا آیا تھا اور اس کے بعد اسے اپنے بھانجے کی کوئی خبر نہیں ملی تھی۔ میرے محترم برادر نسبتی کا کیا حال ہے؟ تندرست ہے نا؟ فضل الدین نے طاہر کو برآمدے میں چلنے کا اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ ابا جان نے آپ کو سلام کہا ہے، اور ہاں مامو جان، میں کوئی سال بھر سے قبا نہیں گیا ہوں۔ رشتہ داروں نے ابا جان کی دیکھ بھال کے لیے کوئی بیوہ بڑھیا تلاش کر دی تھی،
लेकिन मुझे हर वक्त वालिदा मरहुमा की याद सताती रहती थी और वहाँ रहने को जी नहीं चाहता था। लेकिन जो यादें उसके कवा छोड़ने का बायस बनी वो सिर्फ माँ ही से मुताल्लिक नहीं थी। बदनसीब राबिया का ख्याल भी उसके दिलो दिमाग पर छाया रहता था। उसने मदद के लिए जो चीख बुलंद की थी वो ताहिर के कानों में बराबर गूंजती रहती थी। 13 साल तो वो बिल्कुल समरकंद तक पहुंच गया था। रास्ते में कभी फसलें काटने वाले मजदूर की हैसियत से काम किया करता, कभी कारवानों के साथ इधर उधर भटकता रहता। हर जगह राबिया की तलाश जारी रखी और बराबर पूछता रहा, कहीं मेरी बहन को तो नहीं देखा। उसे सुल्तान अहमद के सिपाही पकड़ कर ले गए हैं, लेकिन कहीं भी कुछ अता पता ना मिल सका। जमाना बड़ा पुराशोभ था। सुल्तान अहमद ने जिस साल फरगाना पर हमला किया था उस साल वो राही अदम हो गया था। उसका लश्कर टूट के बिखर चुका था। तख्त पर पहले उसके भाई सुल्तान महमूद ने कब्जा किया, फिर सुल्तान महमूद के बेटे बायसंगपूर ने। भाई भाई के खिलाफ हथियार उठा रहा था और बेटा बाप के खिलाफ। किसी शख्स ने ताहिर को बताया कि ताशकंद में बहुत सी दाश्ताएं फरोख्त की गई हैं, तो उसने ताशकंद का रुख किया। गुज़श्ता साल वो पैदल चलता हुआ इस हाल में ताशकंद पहुंच गया था कि पेट भर खाना मुयस्सर नहीं होता था और कपड़े बुरी तरह फट चुके थे। लेकिन राबिया वहां भी ना मिली। जिंदगी गदले दरिया की तरह बहती हुई गुजरती जा रही थी। ताहिर को एहसास था कि उसकी तलाश लाहासिल है। गदले दरिया से मोती ढूंढ निकालना किसी के बस की बात नहीं। फिर भी उसके पांव रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मेरे अजीज भांजे, तुम 3 बरसों से थकन की परवाह किए बगैर उस बदनसीब लड़की को तलाश करते फिर रहे हो, जिससे साबित होता है कि तुम बड़े नेक दिल हो। मैं वफादारी को सच्चे मर्द की सिफत तसव्वुर करता हूँ, लेकिन यूं ही दरबदर भटकते रहने का मतलब तो अपनी सेहत से हाथ धो बैठना है। फिर ये भी ना भूलो कि उस लड़की की खुद अपनी किस्मत भी है और किस्मत का लिखा पूरा होकर रहता है। अगर वो जिंदा है तो यकीनन किसी की शरीके हयात बन चुकी होगी। अब तो शायद उसके बच्चे भी हों। आखिर पूरे 3 बरसों तक उसे कंवारी कौन रहने देगा? तुम खुद ही सोचो ना। सोचने को तो मैं भी जाने कब से यही सोच रहा हूँ मामू जान, लेकिन मैं तो अपने दामन से एक बहुत बड़ी गलती का दाग धोना चाहता हूँ जो राबिया के सिलसिले में मुझसे सरजद हो गई थी, और कुछ भी नहीं। कौन सी गलती? राबिया के वालिदैन उसे अंदजान भेजना चाहते थे, लेकिन मैंने उसे कौवा में ठहरने पर राजी कर लिया था। मगर ताहिर, आखिर तुम्हें कैसे इल्म हो सकता था कि क्या और कब होने वाला है? ये तो दुरुस्त है कि मुझे नहीं इल्म हो सकता था, फिर भी जब तक उसे तलाश न कर लूं, देख न लूं, तब तक मुझे सुकून नहीं मयस्सर हो सकता। जैसा कि आप फरमा रहे हैं, अगर राबिया की शादी हो चुकी है और वो अपने नए खानदान के साथ जिंदगी बसर कर रही है तो मैं मुकद्दर के आगे सरे तस्लीम खम कर दूंगा। लेकिन ऐसा ना हुआ तो उसका अपना कोई घर बार ना हो और आज भी निजात दिलाने वाले का यानी मेरा इंतजार कर रही हो, तो आखिर मैं तो उसे अब भी फरामोश नहीं कर पा रहा हूं ना। अगर वो भी मुझे फरामोश न कर सकी हो तो? फजलुद्दीन ने उदासी के साथ इस्बात में सर हिलाया। 3 साल बीत चुके हैं, 3 साल। हमें से हर एक फर्द बदल चुका है, लेकिन लगता है कि दर्द दिल लादवा है। फिर उसने गुफ्तगू का रुख बदल दिया। सुनो ताहिर जान, तुम्हारा मामू दौलतमंद हो गया है। फजलुद्दीन ने बगली जेब में हाथ डालकर खुंदरेदार स्याह चर्मी थैली निकाली। पहले कुछ अशरफियां देने का इरादा किया, फिर पूरी थैली ही बांझे की तरफ बढ़ा दी। तुम बाजार चले जाओ, जुमे का दिन है, ढेरों चीजें आई होंगी, तुम्हें जो कुछ चाहिए खरीद लो। अरे नहीं मामू जान, ऐसा ना कीजिए, बस कुछ पैसे बतौर कर्ज अनायत कीजिए। खैर ठीक है, बतौर कर्ज ही सही, जितनी जरूरत हो ले लो, जब कभी गुंजाइश निकले वापस कर देना। ये दूसरी बात हुई। शाम हो रही थी तब कहीं जाकर ताहिर घर लौटा। उसने अपने लिए सिपाहियों वाले उम्दा बूट, मुगलई टोपी और मोटे ऊनी कपड़े का चकमान खरीद लिए थे। वो घिसे घिसाए न्याम वाली एक तलवार भी लिए हुए था, जिसे कोई सिपाही गालिबन काफी इस्तेमाल कर चुका था। फजलुद्दीन दंग रह गया। भला ये तलवार काहे के लिए? भर्ती अफसर बाबर के लश्कर में रजाकाराना तौर पर भर्ती होने वालों के नाम लिख रहा है ना। मीरे इमारत अब समझा कि उसका भांजा किस इरादे से औश आया है और उसका दिल दहल गया। अरे ताहिर, तुम तो पागल हो गए हो। सब लोग तो जंग से दूर भागते हैं और तुम खुद ही मौत के मुंह में जाने की पड़ी है। उस समरकंदी नेजे के वार से जी नहीं भरा था क्या? मामू जान, उस नेजे के बाद से तो जाने कितनी ही बार मौत के मुंह में जा चुका हूँ। ताशकंद में एक बेग किसी गरीब लड़की की बेटी को जबरदस्ती उठा के ले जाना चाहता था, जैसा कि राबिया के साथ हुआ था। मैं बर्दाश्त न कर सका, मामले में फांद पड़ा और देखिए मेरे चेहरे पर उस बेग के खंजर के जख्म का निशान मौजूद है। तुम अभी तक ये भी नहीं समझ सके कि दुनिया में चलती उसकी तलवार है जो ताकतवर हो। इसीलिए तो मैं ताकतवर फौज में शामिल होना चाहता हूँ। दरअसल जालिम व जाबिर सिर्फ ताकत ही से डरते हैं। मामू जान, मैंने लोगों के दर्दो गम को बहुत देखा है, आम आदमियों के दर्दो गम में शरीक रहा हूँ। मुझे बहुत से लोगों ने बताया है कि मिर्जा बाबर का दिल साफ और इरादे नेक हैं।
इंसाफ पसंद बादशाह भी हमारा हामी नासिर ना हुआ तो भला और कौन होगा। फजलुद्दीन ने गहरी ठंडी सांस ली। लेकिन मिर्जा बाबर अभी तो कम सिन हैं। मैंने भी उनसे बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता कर रखी थी। फरगाना के हुस्न को दोबाला करना चाहता था, पर एक बार फिर जंग छेड़ने को है। एक बार फिर खून के दरिया बहेंगे। हम सब की आंखों पर पर्दे पड़ चुके हैं। हम तो जुल्मत शब की आगोश में जी रहे हैं। कैसा खराब जमाना लगा है, कैसी बेइंसाफी का जमाना। ख्याल रहे कहीं तुम भी बेगों के आलाकार बनकर न रह जाओ। मेरा एतबार कीजिए मामू जान, इसकी नौबत नहीं आएगी। मैं बेइंसाफी को तकवीयत नहीं पहुंचाऊंगा। खुद बाबर भी तो बेगों की हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं, बेइंसाफी ही की तकवीयत पहुंचा रहे हैं। तो शायद इसका सबब यह है ना मामू जान कि मिर्जा बाबर के पास वफादार सिपाहियों की, मुझ जैसे वफादारों की कमी है। उनका लश्कर तो बस बेगों के दस्तों पर ही मुश्तमिल है। अरसे से यही दस्तूर चला आ रहा है। बात यह है कि मैं अपने लिए कोई और राह नहीं तलाश कर सका और तने तनहा मैं कुछ भी तो नहीं कर सकूंगा। फजलुद्दीन ने ताहिर का गौर से जायजा लिया। नहीं, इस नौजवान का इरादा बदला नहीं जा सकता था, किसी तरह भी नहीं। जी हाँ, वो कहता है तुम्हारे पास तो घोड़ा भी नहीं है, पैदल फौज में भर्ती करेंगे। वैसे मैं पैदल चलने का आदी भी हो चुका हूँ और ये भी सोचा है कि पैदल सिपाही ही सबसे ज्यादा लुक़्मा अजल बनते हैं। इससे क्या होता है, मैं एक जंग में हिस्सा लूं या 40 जंगों में, मरता तो वही है जिसकी किस्मत में ही मरना लिखा हो। अब रहने दो ताहिर, ये मौत और जंग की बातें बहुत हो चुकी। सुबह को नाश्ते के बाद फजलुद्दीन ने नौकर से साइबान तले बंधे दोनों घोड़ों पर जेन कसने को कहा। तुम इसे ले लो। उसने लंबे टांगों वाले बछड़े की तरफ इशारा करते हुए ताहिर से कहा, तुम पैदल महाज पर जाओ। ये मेरे लिए बड़ी बेइज्जती की बात है। मीरे इमारत खुद माथे पर सितारे वाले उस घोड़े पर सवार हो गया जो उसे बाबर ने अता किया था। वो दोनों शाही महल के लिए रवाना हो गए। फजलुद्दीन ने कासिम बेग से ताहिर की सिफारिश की। मैं हुक्मरान से ये अर्ज करना चाहता हूँ कि वो अजराहे इनायत मेरे भांजे ताहिर को अपने मुहाफिज दस्ते में रख लें। ये नौजवान आखिरी दम तक मिर्जा बाबर का वफादार सिपाही रहेगा। कासिम बेग ने देखा कि ताहिर कितना तंदुरुस्त और तवाना है। अरे नौजवान, तुम पहले भी फौज में रह चुके हो क्या? उसने ताहिर के चेहरे पर जख्म के निशान की तरफ इशारा करते हुए पूछा। नहीं, कभी नहीं, ताहिर ने रुखाई और बेबाकी से जवाब दिया। फजलुद्दीन जल्दी से बोल पड़ा। जनाब अमीरुल उमरा, मेरा भांजा वैसे तो पुश्तीनी ज़रात पेशा है, लेकिन इसमें सिपाही की तमाम सिफात, ताकत, जसारत, जहानत पाई जाती है। आपको याद है ना, कवा में पुल को पार करते वक्त समरकंदी लश्कर को कितना जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ा था। उस वक्त हमें फतह से हमकनार करने वालों में से एक यही ताहिर था। फतह इसने दिलाई थी? कासिम बेग ने यकीन न करते हुए दरियाफ्त किया। वो कैसे? मीरे इमारत ने मुख्तसरन जो किस्सा बयान किया उससे जाहिर हो गया कि गांव के नौजवानों ने ऐसा कारनामा अंजाम दिया था जिसे बेग और सिपाही भी नहीं अंजाम दे सकते थे। कासिम बेग को किसी तरह यकीन ही नहीं आ रहा था। फतह तो हमें परवरदिगार ने दिलाई थी जनाबे मीरे इमारत। बेशक खुद परवरदिगार ने ही इस तंग पुल को ढाने का ख्याल इन नौजवानों के दिलों में डाला था। इस मौके पर ताहिर शदीद जख्मी हुआ और मरते मरते बचा था कासिम बेग साहब। अच्छा, और वजीर ताहिर को जरा गर्मजोशी के साथ देखने लगा। लगता है तुम्हें समरकंदियों से इंतकाम लेना है, क्यों नौजवान? जी हाँ, कासिम बेग ने भर्ती अफसर की तरफ जो पीछे ही खड़ा हुआ था मुड़ के कहा। इस नौजवान का नाम उन सिपाहियों में शामिल कर लीजिए जो कोहे चहल मुहर्रम के दामन में जेर तरबियत हैं। फिर उसने फजलुद्दीन से मुखातिब होकर कहा, वहाँ हमारे बेहतरीन सिपाहियों को भेजा गया है जिन्हें हम हुक्मरान के मुहाफिज दस्ते के लिए तरबियत दिला रहे हैं। बेगों की मजलिस मुशावरत ने समरकंद पर जल्द ही हमला करने और तमाम जरूरी तैयारियां औश ही में मुकम्मल कर लेने का फैसला किया। बाबर अपनी मां कतलोग निगार खानुम का सामना करने से कतरा रहा था। उसे कूच से कब्ल की मसरूफियात से कुछ वक्त मिलता भी था तो उसके दौरान अपने शामियाने में तनहा किताबों का मुताला करता रहता था। आज नमाज मगरिब के बाद वो अपनी तुज़्क में वालिद के इंतकाल के मुतालिक लिख रहा था तो मीरे खादिम अंदर दाखिल होकर इत्तला दी कि कतलोग निगार खानुम और अली दोस्त बेग मुलाकात करना चाहते हैं। बाबर ने अपना रोजनामचा बंद कर दिया, दर तक जाके माँ का इस्तकबाल किया और उसे लाकर ख्वास के लिए मुतय्यन जगह पर बिठाया। कतलोग निगार खानुम का चेहरा उतरा हुआ था। उसकी पेशानी से जरा ही ऊपर मांग के करीब बालों की एक सफेद लट साफ नजर आ रही थी। ये 40 साला खातून अब बुढ़ियों के से कपड़े पहनती और कमर झुका के चलती थी। बाबर को माँ की हालत देखकर अफसोस हुआ और उसने गहरी और धीमी आवाज से वो बात खुद ही छेड़ दी जिसे कहने का चंद लम्हात कलील तक कतन इरादा नहीं रखता था। वालिदा मोहतरमा, आप ये ना सोचें कि मैंने आपके मशवरे को फरामोश कर दिया है। समरकंद से वापस लौटकर इंशाअल्लाह ताला वो सारे काम सर अंजाम दूंगा जिनके मुतालिक आपने फरमाया है। अल्लाह कादिर मुतलक और हमादा है, हम उसके बंदे हैं, हमें कोई शिकायत नहीं करनी चाहिए।
میری دعا ہے فرزندے ارجمند کہ خدا اپنے فضل و کرم سے آپ کے سارے نیک ارادوں کو پورا کرے۔ علی دوست بیگ نے اپنے طاقتور ہاتھوں کو دعا کے انداز میں اٹھایا، الہی آمین، اور اس نے اپنی بڑی بڑی موٹی موٹی انگلیاں بے ریش چکنے چہرے پر پھیر لیں۔